नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू हो सकता है। दिवाली छठ पर इंडियन रेलवे का बड़ा तोहफा, इन रूटों पर चलाई 1700 विशेष रेलगाड़ियां। राहुल गांधी लगा रहे मंदिरों के चक्कर, उधर प्रियंका समर्थक प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर कर रहे वार। रश्मिका मंदाना डीपफेक वीडियो केस में दिल्ली पुलिस का एक्शन, एफआईआर के बाद जांच शुरू। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की इजराइल से युद्ध विराम की अपील, पीएम नेतन्याहू ने दिया ये जवाब। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए राज्य सरकार जल्द विधानसभा सत्र बुला सकती है। यूसीसी लागू करने के लिए बनाई गई समिति ने ड्रॉप का काम पूरा कर लिया है और अब इसे जल्द सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप सकती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जल्द लागू हो सकता है। अगले कुछ दिनों में ड्रॉप कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्रॉप सौंप सकती है, फिर इसको जल्द ही कैबिनेट के पास कराया जाएगा। यूसीसी ड्रॉप कैबिनेट के पास होने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा। कैबिनेट के पास विधेयक जल्द ही पास करने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्दी विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए राज्य सरकार जल्द विधानसभा सत्र बुला सकती है। धामी सरकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ड्राफ्ट में लिविंग रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान होगा। पूरा ड्राफ्ट महिला केंद्रित होगा। बहुविवाह प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगेगी। बता दें कि यूसीसी को लागू करने के लिए 27 मई 2022 को समिति गठित की गई थी। समिति का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया। एक्सपर्ट कमेटी ड्रॉप को लेकर 20 जून को ही काम पूरा कर चुकी है। इसके बाद कुछ और बिंदुओं पर अध्ययन किया गया। ऐसे दिवाली के बाद अगले 10 से 12 दिनों के भीतर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी और आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मामला उठाया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। रेलगाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों को आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में अपने पैसेंजर्स की यात्रा को आसान बनाने के लिए 1700 विशेष रेलगाड़ियां चलाई है, जिससे यूपी बिहार में अपने घर जाने वाले तैयारी कर रहे हैं। लोगों को करीब 26 लाख नई सीट उपलब्ध हुई है। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा है कि दिवाली और छठ पूजा के कारण यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये सभी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए 26 लाख अतिरिक्त सीट उपलब्ध कराई गई है। रेलगाड़ियों में आरक्षित सीट की मांग बहुत अधिक है, जिससे त्योहारी मौसम में त्योहार में शामिल होने के लिए घर जाने की योजना बना रहे लोगों को आरक्षित सीट प्राप्त करने में मुश्किल हो रही है। दिवाली के महापर्व पर घर जाने के लिए लाखों लोग देश भर के स्टेशनों पर डटे हैं। ऐसे में लाखों लोगों की सीट पक्की हो गई है। दरअसल ये बर्थ रेगुलर ट्रेनों से अलग है। अगर रेगुलर ट्रेनों की बर्थ शामिल कर ली जाए तो सीटों की संख्या काफी अधिक हो जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का लाभ यात्रियों को मिल रहा है। आपको बताते चले कि त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ से जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे हर साल ये स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। रेलवे इस साल भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है, जिसमें सभी जोन के रूट्स की ट्रेनें शामिल है। सीट दिलाने के अलावा पैसेंजर की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने अपने प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ जवानों को तैनात किया है। इसी तरह से रेलगाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों को इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबरों के साथ रेलगाड़ियों के आगमन प्रस्थान की लगातार और समय पर घोषणा के लिए उचित उपाय किए गए हैं।
कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम आखिर क्यों अपनी ही पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व पर निशाना साध रहे हैं? क्या वो आलाकमान से इसलिए नाराज है क्योंकि उन्हें 5 राज्यों में प्रचार करने का मौका नहीं मिला, या उनकी नाराजगी पार्टी के दिशाहीनता को लेकर है? वैसे तो इस सवाल का संबंध सियासत से है, लेकिन गणित का जिक्र करना जरूरी है। जब हम गणित के सवालों को सही तरीके से सॉल्व करने में नाकाम होते हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं। इस तरह से नतीजे पर पहुंचने की संभावना नजर आती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि नतीजा मिल ही जाए। अब इस संदर्भ को पेश करने के पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी है। जी हां, 2024 के आम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने अपनी नीति में बदलाव किया और सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का फैसला किया। फैसले को जमीन पर उतारने के लिए राहुल गांधी मंदिरों में जाकर मत्था टेकने लगे, अपने परिवार का इतिहास बताने लगे। इस तरह की कवायद से यह संदेश देने की कोशिश करने में लगे हैं कि बीजेपी तो झूठ की मशीन है, वो कांग्रेस को बेवजह बदनाम करती है। लेकिन मुश्किल तब उठ खड़ी होती है जब अपने ही सवाल उठाने लगे। जब यहाँ बात अपनों की होती है तो कांग्रेस के एक चेहरा प्रमोद कृष्णम है। उन्होंने आलाकमान की राजनीति को आड़े हाथों लिया। कुछ लोगों को प्रमोद कृष्णम के ये सवाल भड़ास निकालने जैसे लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व सिर्फ दिखावे के लिए है? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के विषय पर प्रमोद से एक सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि उनका नाम स्टार प्रचारकों के लिस्ट में क्यों शामिल नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं जिन्हें राम के नाम से नफरत है, जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है। वे हिंदू धार्मिक गुरुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि पार्टी में कोई हिंदू धर्म गुरु हो। ऐसा संभव है कि पार्टी को हिंदुओं के समर्थन की आवश्यकता भी ना हो। किसी हिंदू धर्मगुरु को स्टार प्रचारक के बनाने के मकसद उन्हें नजर नहीं आ रहे हो। वो इससे अधिक और क्या कह सकते हैं? राम से नफरत करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। राम से नफरत कौन करता है? राम के प्रति किसकी आस्था है? पार्टी के अगर वो सदस्य है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम सच को सच और झूठ को झूठ ना बोले। प्रमोद कृष्णम के भड़ास के संदर्भ में ए.के. एटनी की रिपोर्ट्स को समझना भी जरूरी है। 2014 के चुनाव में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने ए.के. एटनी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इसकी रिपोर्ट में कहा कि बहुसंख्यक आबादी की नाराजगी का जिक्र किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा था कि बहुसंख्यक आबादी को ऐसा लगता है कि पार्टी ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे को ज्यादा महत्व दिया है। यह पार्टी की हार में प्रमुख कारण में से एक है। हमें अब ठोस तौर पर रणनीति में बदलाव करना होगा ताकि जनता में यह संदेश जाए कि हमारे लिए बहुसंख्यक समाज मायने रखता है। हम जानते हैं कि बताना होगा कि हिंदुत्व का मतलब समावेशी है, यानी हिंदू विचार जोड़ने में नहीं बल्कि तोड़ने में भरोसा करता है। इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद कांग्रेस के नजरिए में परिवर्तन भी आया। राहुल गांधी मंदिरों के चक्कर लगाने लगे, चाहे सोमनाथ मंदिर हो या उज्जैन में महाकाल, चाहे वाराणसी में काशी विश्वनाथ या केदारनाथ धाम दर्शन। राहुल गांधी अपने भाषणों में कहते हैं कि उनके लिए हिंदुत्व वोट पाने का औजार नहीं है, वो तन मन से हिंदू है। वो बीजेपी की तरह नफरती राजनीति नहीं करते। इस तरह की कवायद से उन्होंने यह बताया कि कांग्रेस पार्टी बहुसंख्यक विरोधी नहीं है। यह बात अलग है कि बीजेपी ने उनकी कवायद को पाखंड बताया। बीजेपी के नेता अक्सर निशाना साधते हैं कि जनोधारणा कर लेने की वजह से कोई हिंदू नहीं हो जाता। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस की राजनीति को देश ने देखा है। जिस मुद्दे को आजादी के बाद ही सुलझा जाना चाहिए था, उसे लटकाए रखा गया। जब बीजेपी ने इस मुद्दे को देश की अस्मिता के साथ जोड़ा तो कांग्रेस के नेताओं को सांप्रदायिकता नजर आने लगी। अब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो चंद प्रयासों के जरिए रामनामी चोला पहनकर जनता के बीच जा रही है, लेकिन जनता समझ रही है कि कांग्रेस ने जिस राम नाम का चोला ओढ़ रखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना डीपफेक वीडियो केस में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साथ ही महिला आयोग ने भी पुलिस को नोटिस भेजा है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना डीपफेक एआई से बने वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
डीप फेक वीडियो वायरल होने के बाद एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ साथ ज़ारा पटेल का भी रिएक्शन आया है। वहीं कई सेलेब्स ने भी डीप फेक फोटो वीडियो के मुद्दे को गंभीर बताते हुए एक्शन लेने की बात की है। न्यूज एजेंसी के अनुसार रश्मिका मंदाना डीप फेक AI जनरेटर वीडियो मामले में IPC की धारा 1869 की धारा 465 और 469 और IT एक्ट 2000 की धारा 66C और 66E के तहत दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल पुलिस में एक FIR दर्ज की है और मामले की जांच की जा रही है। बीते हफ्ते से एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस टाइट जिम वेयर पहने लिफ्ट में एंट्री लेती दिख रही है। एक्ट्रेस का यह वीडियो फेक है, जिसे AI तकनीक से तैयार किया गया है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस और फोटोज को लेकर कई सेलेब्स ने चिंता भी जताई है। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट कर फेक और रियल वीडियो पोस्ट करके लोगों को जागरूकता करने के साथ साथ इस मामले पर लीगल एक्शन लेने की बात भी कही है। अमिताभ बच्चन के अलावा डीप फेक मामले में कई सेलेब्स रश्मिका मंदाना के सपोर्ट में आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन ने कहा है कि इजराइल के अपनी सुरक्षा के अधिकारों को स्वीकार करते हुए हम उनसे गाजा में इस बमबारी को रोकने की अपील करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन ने इजराइल से गाजा में युद्ध विराम की अपील की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इजराइल को गाजा में बच्चों और महिलाओं को मारना बंद करना चाहिए। मैक्रोन ने कहा कि बमबारी का कोई औचित्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इस अपील पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अपराध हमास आज गाजा में कर रहा है वह कल पेरिस, न्यूयॉर्क और दुनिया में कहीं भी किया जाएगा। मैक्रोन ने कहा कि इजराइल के अपनी सुरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए हम उनसे गाजा में इस बमबारी को रोकने की अपील करते हैं। हालांकि मैक्रोन ने इस बात पर भी जोर दिया कि फ्रांस हमास की आतंकवादी कार्रवाइयों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। बता दें कि फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों की तरह हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या वह चाहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य नेता भी युद्ध विराम की उनकी अपील में शामिल हो, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। पेरिस में गाजा को लेकर आयोजित एक मानवीय सहायता सम्मेलन के अगले दिन बोलते हुए मैक्रोन ने कहा कि उस शिखर सम्मेलन में उपस्थित सभी सरकारों और एजेंसियों का स्पष्ट निष्कर्ष था कि मानवीय विराम के अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, युद्ध विराम जो हमें उन सभी नागरिकों की रक्षा करने की अनुमति देगा जिनका आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। मैक्रोन ने कहा कि वास्तव में आज नागरिकों को बमबारी की जा रही है, नागरिकों पे, बच्चों, महिलाओं, बूढ़े लोगों पर बमबारी की जा रही है और इन्हें मार दिया जाता है। बमबारी कोई कारण नहीं है, कोई वैधता नहीं है, इसलिए हम इजराइल से इसे रोकने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि यह तय करना उनकी भूमिका नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा गया है या नहीं। बता दें कि इजराइल यह दावा करता आया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है और नागरिक हताहतों को कम करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं, जैसे हमलों से पहले चेतावनी जारी करना और लोगों को खाली करने के लिए कहना। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने मैक्रोन की टिप्पणियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देशों को हमास की निंदा करनी चाहिए, इजराइल की नहीं। बेंजामिन के कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि जो अपराध हमास आज गाजा में कर रहा है वह कल पेरिस, न्यूयॉर्क और दुनिया में कहीं भी किया जाएगा। हमास ने हमले में थर्मोबैरिक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसे कफर अज़ा और नाहल ओज में घरों में फेंका गया, जिससे ये घर जलकर राख हो गए। आतंकियों ने AK-47 मिसाइल, ड्रोन, मोटार्स का इस्तेमाल भी किया। इजरायली सेना ने हमलों की जगह और आसपास से उन हथियारों का कुछ हिस्सा बरामद किया है जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को हमले में हुआ था। इजरायली बलों का मानना है कि ये हथियार हमास ने तैयार नहीं किए हैं, बल्कि उसे ईरान से मिले हैं। इजराइल में हमला करने वाले हमास आतंकियों को ईरान ने हथियार मुहैया कराए थे। द सन ने इजराइल बलों की ओर से दिखाए गए हथियारों और दूसरे सबूतों के आधार पर रिपोर्ट्स तैयार की है। इसमें बताया गया है कि ईरान ने हमास के आतंकवादी प्रमुखों को घातक हथियार उपलब्ध कराए, जिन्होंने इजराइल में हमले की साजिश रची।
इसके बाद 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में भयावह हमला हुआ जिसमें 1400 लोग मारे गए। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान ने हमास को AK-47 हथियार, हथगोले, विस्फोटक, टाइमर और आत्मघाती ड्रोन उपलब्ध कराए थे, साथ ही थर्मोबैरिक ग्रेनेड भी दिए थे जिन्हें घरों में फेंका गया और कुछ ही सेकंड में घरों को जला दिया गया। हमास के बंदूकधारियों के साथ लड़ाई लड़ने वाले इजरायली सैनिकों ने ईरान में बनी मोटार रॉकेट भी बरामद की है जो हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों का एक छोटा हिस्सा है। इजराइल की क्रैक बम निरोधक इकाई में एक मेजर ने अपना नाम छुपाते हुए कहा कि जो हथियार मिले हैं इससे साफ है कि तेहरान इसमें शामिल है। थर्मोबैरिक ग्रेनेडों में से एक को दिखाते हुए अधिकारी ने दावा किया कि हमास इन सभी हथियारों को 7 अक्टूबर को इजराइल में लाया। ये हथियार गाजा के अंदर से ही आए हैं। यह युद्ध क्षेत्र में हमें जो मिला उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये उनके मोटार, उनके फ्यूज और विस्फोटक है जिसका बड़ा हिस्सा ईरान निर्मित है। इजरायली अफसर ने कहा कि यह हथियार ईरान में बनाए गए थे, इसके बाद ही गाजा पट्टी में लाए गए थे। हमले की जगह से बरामद रॉकेट, चालित ग्रेनेड और छोटी मिसाइलें उत्तर कोरिया में बनाई गई थी। आतंकवादी समूह 500 रॉकेट, चालित ग्रेनेड, लगभग 200 IED और 1000 से अधिक AK-47 से लैस थे जिनमें हमास आतंकियों ने अंधाधुंध हमला किया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमास ने हमले की योजना बनाकर 2 साल तक इसकी तैयारी की। उसने ये हथियार गाजा की भूमिगत सुरंगों में जमा किए थे। हमास कमांडो ने आवासीय अपार्टमेंट ब्लॉकों में बम बनाने की फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हुए नक्शे भी बनाए। इसके बाद वह बहुत सीक्रेट तरीके से इजराइल की सीमा में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपनी हैवानियत दिखाना शुरू की जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।